नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं डल लेक में, बिल्कुल डल लेक, और जहां से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं ये जगह है हाउस बोट। जी हाँ, डल लेक में हाउस बोट भी हैं, शिकारा भी हैं। शिकारा पीछे आप देख सकते हैं, जरा फारूक दिखाइए जरा ठीक से। सैलानी उतने नहीं है, पर्यटक, लेकिन भीड़ ठीक ठाक है। पहले यहाँ उतने नहीं है, जो इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि आज से 7-8 दिन पहले यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी। लेकिन अभी भी जो स्थिति है उसमें आप कह सकते हैं कि उतनी खराब हालत नहीं है। लोग आ रहे हैं। आज की तारीख में 22 तारीख को पहलगाम घाटी में जो घटना घटी, पहलगाम के बैसारन घाटी में जो घटना घटी, उसके बाद से परिस्थितियां तुरंत जो है, जिस ढंग से उम्मीद हो रही थी कि लोग आना बंद कर देंगे, लेकिन वैसा नहीं है। लोग आ रहे हैं और बहुत ही हम जिम्मेदारी से ये बात कह रहे हैं। हमारे साथी प्रशांत टंडन जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आप जान रहे हैं हम दोनों इस यात्रा में, और हमारे सहयोगी आंचल भी हमारे साथ में हैं इस यात्रा में, और फारूक कैमरे के पीछे। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों कि क्या पहलगाम के बाद परिस्थितियां कुछ बदल गई हैं? एक तो ये सवाल। दूसरा सवाल कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या कोई नया डिसीजन आने वाला है? कुछ और होने वाला है? बहुत सारे सवाल हैं, जिन सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जब हम यहाँ कश्मीर में हैं। लेकिन कश्मीर से अलग अगर बात करें तो देश में भी बहुत कुछ चल रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है। आपने देखा कल कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया और एक चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि स्पेशल सेशन बुलाइए। राहुल गांधी ने भी स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की दोनों सदनों से, और उसके बाद आज कांग्रेस ने उस पर बयान भी जारी किया है, और उस बयान को सामने लाया है जयराम रमेश ने आज क्या कुछ कहा मीडिया से इस मसले पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारत सरकार को इस वक्त ये करना चाहिए कि ज्वाइंट सेशन लाएं पार्लियामेंट का और उसमें इस मसले पे चर्चा हो। आइए जयराम रमेश को पहले सुनते हैं। इधर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी बहुत सारी बातें कही हैं, उनकी बात भी सुनेंगे। और अखिलेश यादव ने भी पहलगाम घाटी की घटना के बाद आज ट्वीट किया है, उस पर उन्होंने क्या कहा है ये भी समझेंगे। और इस बीच एक और महत्वपूर्ण बात कि अभी से लगभग आधा घंटा पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मीटिंग चल रही है, और अजीत डोभाल भी उनके साथ है, और साथ साथ सीडीएस भी हैं। तो इन सबके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आखिर क्या बात चल रही है वो भी हम आपको बताएंगे, बहुत कुछ। लेकिन शुरुआत करते हैं जयराम रमेश की बाइट से, जिसमें वो पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी ने डिमांड की, मल्लिकार्जुन खड़गे ने डिमांड की कि ज्वाइंट सेशन बुलाइए आप, भले एक दिन का हो विशेष सत्र, लेकिन आप बुलाइए। और ये देश के लिए एक आपदा का समय है, और इसके लिए जरूरी है कि सारे दल बैठकर चिंतन मनन करें। एक सर्वदलीय बैठक हो चुकी है, और उस सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे, आप जानते हैं। लेकिन अभी सुनिए जयराम रमेश को। हमने कई विपक्ष पार्टियों से बातचीत की, और उस बातचीत के बाद ही नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी और कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को ये खत लिखा है। कल रात को वो खत लिखा था कि संसद का, दोनों लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। जो क्रूर आतंकी हमले हुए पहलगाम को लेकर जो स्थितियां पैदा हुई हैं उस पर चर्चा हो, जिम्मेदारी से चर्चा हो। सब संवेदनशील समय है, सब पार्टियां पहचानती हैं, जिम्मेदारी से चर्चा होगी। और मकसद ये ही है कि हम दुनिया को एक सामूहिक संकल्प दिखाएं, देश को, दुनिया को एक सामूहिक संकल्प दिखाएं कि हम एक हैं। ये एकता का समय है, एकजुटता का समय है, ध्रुवीकरण का समय नहीं है। तो विभाजनकारी ताकतें तो अभी भी सक्रिय हैं, पर आज के हालात जो हैं हमारे देश के सामने, समाज के सामने, एकता और एकजुटता अनिवार्य है। और खड़गे जी का मानना है, राहुल जी का मानना है कि एकता और एकजुटता, एक सामूहिक संकल्प दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, प्रकट करने के लिए, साबित करने के लिए एक विशेष लोकसभा और राज्यसभा सत्र बुलाया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री इस निवेदन को स्वीकारेंगे और खुद मौजूद होंगे लोकसभा में और राज्यसभा में। हालांकि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नहीं थे,
पर वो सऊदी अरेबिया से आए और एकदम चुनावी भाषण देने के लिए बिहार पहुंच गए, और अभी अभी मैंने पढ़ा है कि 4 तारीख को वापस बिहार जा रहे हैं। कभी कभी पार्लियामेंट में भी आना चाहिए उनको, लोकसभा और राज्यसभा में। और ये विशेष सत्र, ये आज जो संवेदनशील समय है, संकट का समय है, पीड़ा का समय है, लोग पीड़ित हैं, चिंतित हैं, तो सर्वोपरि संस्था जो हमारे देश में है वो पार्लियामेंट ही है, तो संसद ही है। तो संसद में बहस हो, जिम्मेदारी से बहस हो, एक सामूहिक संकल्प दिखाएं। सर इसलिए आपको तो सुन रहे थे आप यहाँ पर जयराम रमेश को, जो कह रहे थे कि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए था। सर्वदलीय बैठक में वो नहीं आए, लेकिन अब जबकि विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही है, जयराम रमेश कह रहे हैं कि हमारी पार्टी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, तो उस मांग को अमल करना चाहिए, अमल में लाना चाहिए। और कम से कम इतना तो जरूर करना चाहिए कि ये एक ऐसा वक्त है जिसमें सारे दल एक साथ बैठकर गहन चिंतन मनन करें। और इधर जब हम जम्मू कश्मीर में चुकी हैं और आज श्रीनगर के इस डल लेक से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। डल लेक में एक हाउस बोट में हम हैं और पीछे आप डल लेक और फिर उसके उधर आप सड़क देख रहे होंगे। अगर फारूक दिखाई तो दे ही रहा है, अभी चूंकि थोड़ी रोशनी है, पहाड़ों में रोशनी भी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन ये देखिए ये दूसरे साइड का नजारा है और उसके ऊपर पहाड़ है, आप देखिए। और थोड़ा सा ये आपको दिखाना चाहता हूं और उससे आगे आइए फारूक, जरा ये भी दिखाएं हम कि इधर शिकारे पे लोगों का आना जाना और खासकर टूरिस्ट का, जरा ये भी दिखाइए। शिकारों की अच्छी खासी भीड़ है और शिकारे जो हैं वो शिकारे चलाने वाले आज हालांकि काफी उदास हैं। आपको बताऊं दोस्तों, उदास हैं इसलिए क्योंकि ये वक्त उनकी रोजी रोटी का है, ये वक्त उनकी कमाई का है, जो अभी बहुत मुश्किल से वो उनकी जो समस्या है वो हल हो पा रही है। तो चलिए खैर इस पे भी हम चर्चा करेंगे और लगातार हम बता ही रहे हैं कि यहाँ पर 22 तारीख के बाद से परिस्थितियां बड़ी तेजी से बदली, सैलानियों ने अपने टिकट वापस करवाए, जो आना चाहते थे नहीं आ रहे हैं, ये सब चल रहा है। और इसी बीच कल विशेष सत्र इधर जम्मू कश्मीर में कल हुआ है और उस विशेष सत्र को स्पेशल जो विधानसभा उस सत्र को कल संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने बहुत ही सेंसिटिव बातें की थी। आज पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी अपनी बात रखी है मीडिया के सामने। उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मसले के बाद, इस घटना के बाद, आइए जरा वो भी सुन लेते हैं। महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं, सुनिए। नेचुरली कितना बड़ा हादसा हुआ जिसमें इतने सारे लोग, बेगुनाह लोग मारे गए, तो नेचुरली उसमें पूरा माहौल ही बदल जाता है और ऐसे कुछ चीजें हो जाती हैं जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है हमें। पर एक चीज तो मैं और रिकॉर्ड रखना चाहती हूँ कि मुल्क के अंदर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारी बच्चियां हैं, हमारे जो बाकी ट्रेडर्स हैं, उन पे जो शुरू में जो उनके ऊपर प्रेशर आ रहा था, जो उनके साथ बहुत तकलीफ दे तरीकेकार इस्तेमाल किया, उसमें कहीं ना कहीं ठहराव आ गया है। तो इसके लिए मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क के लोग भी अब सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कश्मीरियों को जिस नजर से देखा जाता था उसमें एक थोड़ा सा तब्दीली आई हुई। जहां तक कश्मीर का सवाल है, यहाँ कुछ ऐसी कार्रवाइयां हुई जिस तरह लोग जो हैं पहलगाम हादसे के बाद जिनको पकड़ा गया है बहुत बड़ी तादाद में, और इसी तरह से जो मिलिटेंटों के जो घर जो गिराए गए उसमें कोलैटरल डैमेज भी काफी हुआ कि बेचारे जो आम लोग थे उनके घर भी गिरे। यहाँ मुरन जो है पुलवामा में एक घर था, उसकी शादी थी बेटी की, तो उस बेचारे का भी सारा डिस्ट्रॉय हो गया। तो मगर मेरी गुजारिश है होम मिनिस्टर साहब से कि हम समझते हैं, हम तकलीफ को समझते हैं, हम इस तकलीफ को महसूस करते हैं। तो पूरे मुल्क में गुस्सा है, मगर जम्मू कश्मीर के लोग जो उन्होंने इस तकलीफ को 30-35 साल से बर्दाश्त किया और हम समझते हैं इस बात को। तो ऐसा होना चाहिए कि जैसे जो मिलिटेंट्स के साथ डील करते हुए ये जरूरी है कि ध्यान रखा जाए कि आम लोगों के घर न गिराया जाए। और इसी तरह जो आपने एक एडवाइजरी की है कि जो लोग यहाँ बाहर से आए हुए हैं, पाकिस्तान से आए हुए, तो उसमें कोई ऐसे लोग हैं, ऐसी औरतें हैं जिनकी शादी 30 साल 40 साल पहले हुई है, या मतलब जिनके बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनका घर तो हिंदुस्तान है,
वो तो अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हैं, वो इस वक्त इस उम्र में कहाँ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि होम मिनिस्टर साहब इसका सिंपैथेटिक व्यू लेंगे और इस तरह से जो है उन लोगों को अपना घर बार छोड़ने के लिए, क्योंकि आज तक 30 साल से 40 साल से रह रहे हैं और वो कभी भी उन्होंने मुल्क के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, कोई काम नहीं किया। तो एक अच्छे शहरी की तरह वो हमारे साथ मिलजुल के रहें और वो अपने आप को हिंदुस्तानी तस्वुर करते हैं, वो अपने आप को पाकिस्तानी नहीं मानते। महबूबा मुफ्ती अपनी बात रख रही हैं और यहाँ की समस्या, और इसके बाद वो अपील कर रही हैं गृह मंत्री से, और साथ साथ वो जो कुछ चल रहा है उस पर अपनी बात रखते हुए महबूबा मुफ्ती, और उनसे पहले आपने कांग्रेस की भी बात सुन ली। और इस बीच इधर अखिलेश यादव ने आज एक ट्वीट किया है, और उस ट्वीट में अखिलेश यादव ने जो बातें की हैं उसमें सबसे बड़ी बात है कि पहलगाम में जो घटना घटी है उस घटना के बाद उन्होंने बहुत सारे सवाल सरकार से पूछे हैं, सरकार पर दागे हैं। वो सब भी हम आपको बताएंगे। देखिए, इस ट्वीट में अखिलेश यादव कह रहे हैं, पूछता है पहलगाम का पर्यटक। दरअसल पर्यटक जो हैं वो बहुत जरूरी है कि उनके बारे में कोई चिंता करे, और ये एक लंबा चौड़ा ट्वीट है, इसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि पर्यटकों के चिंता के बारे में बात करते हुए, पर्यटकों की जो चिंता है उस बारे में बात करते हुए यहाँ अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी एक ट्वीट किया है, जिन्होंने आज सीधा हमला बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपर पार्ट को, सिर को अलग करके और गायब लिखा है, देख रहे हैं। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं, जैसा बताया आपको, और वो भी मीटिंग उनकी राजनाथ सिंह से चल रही है, रक्षा मंत्री के साथ, और साथ में अजीत डोभाल हैं, साथ में सीडीएस हैं, तीनों सेना के जो प्रमुख होते हैं वो हैं। और क्या कोई बड़ी तैयारी करने वाली है सरकार, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। उधर राहुल गांधी 2 दिवसीय यात्रा पर अपने संसदीय क्षेत्र में है, रायबरेली गए हुए हैं। तो उधर से भी, उत्तर प्रदेश से भी बहुत कुछ है, बहुत सारी खबरें हैं। और इन सब के बीच हम जब यहाँ बैठे हुए हैं, एक बहुत ही शानदार जगह अगर आपको बताऊं तो, जहां इस डल लेक में हम हाउस बोट पे हैं और पीछे पानी है। अभी हम शिकारे से यानी नाव से यहाँ तक पहुंचे हैं। अमूमन पर्यटक इस हाउस बोट में आते हैं, रहते हैं, और आम दिनों में ऐसा होता है। कई फिल्मों में आप देखे होंगे, कई सीरियल्स में आप देखे होंगे ये सारी चीजें। लेकिन साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि डल लेक आज जब लगभग 50 टूरिस्ट प्लेसेस को बंद करने का, थोड़े दिनों तक सस्पेंड करने का, यानी टूरिस्ट वहां न जाएं और बाहरी टूरिस्ट खासकर न जाएं, इसका जब आदेश हुआ है तो उसमें ये डल लेक नहीं है, उसमें सोनमर्ग भी नहीं है, उसमें गुलमर्ग भी नहीं है। सुबह से ये खबर चलाई गई कि डल लेक, सोनमर्ग, गुलमर्ग सहित 50 टूरिस्ट प्लेसेस को बंद कर दिया गया। ऐसा नहीं है। वो जो टूरिस्ट प्लेसेस बंद किए गए हैं, कुछ उसमें रेस्टोरेंट भी हैं, कुछ होटल्स भी हैं, ये सब भी हैं। तो एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। इन सब पे भी बात करें। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। और इधर तो हमारे साथी प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं ही, आप शुरू से मुखातिब हैं प्रशांत जी से। प्रशांत जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और साथ में हमारे 3 साथी और जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी, जो कश्मीर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि एक लंबा वक्त, लगभग 15 साल इन्होंने इसी कश्मीर में, इसी श्रीनगर में रह के, और उस दौरान, उस वक्त, जिस वक्त यानी 90 के दशक में जब यहाँ पर आतंक का आलम बहुत ज्यादा था, उस वक्त वो सुनसान सड़कों पे, गलियों में रिपोर्टिंग करते थे। तो शकील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर रविकांत जी। पैनी निगाह रहती है राजनीति पर प्रोफेसर रविकांत जी की। रविकांत जी, आपका भी स्वागत है। शकील जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथी जो सुबह से शाम तक, रात तक लगातार खबरों में बने रहते हैं, यानी अमलेंदु उपाध्याय जी, वो भी हमारे साथ हैं। लेकिन पहले आना चाहता हूं मैं प्रशांत जी आपके पास। क्या कुछ बड़े फैसले की तैयारी है? आज जितने लोगों से बात कर रहे थे हम यहाँ पे, एक अलग तरह का माहौल दिखाई दे रहा है, लोगों में एक भय भी है। प्रशांत जी, देखिए, कश्मीर में राजीव जी चिंता का माहौल है बहुत ज्यादा, और एक अजीब सा डर। आज हम लोग कुछ बुद्धिजीवियों से भी मिले कश्मीर में, और एक अनिश्चितता, एक किसी कुछ बड़ा हो जाने का अंदेशा अभी बना हुआ है। लोगों को भरोसा नहीं है। लेकिन टूरिस्ट लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, उतनी बड़ी संख्या में नहीं, लेकिन आज दिन में जहाँ हम लोग खाना खा रहे थे वहाँ भी,
जिस होटल में टिके हुए हैं उस होटल में भी कुछ नए टूरिस्ट आए, और ये तमाम टूरिस्ट इन खबरों के पहुंच जाने के बाद आ रहे हैं। अच्छी बात ये है, तो टूरिस्ट आ रहे हैं। सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन 2 हैं यहाँ पे राजीव जी, डल लेक जहाँ बैठे और गुलमर्ग जहाँ पे स्कीइंग होती है। आजकल तो नहीं शायद होगी, लेकिन अभी बर्फ नहीं है, लेकिन विंटर्स में स्कीइंग होती है। वाटर तो ये खुला हुआ है, और यहाँ पे टूरिस्ट उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए, जैसा राजीव जी कह रहे थे, लेकिन टूरिस्ट हैं और टूरिस्ट लगातार आ रहे हैं। एक चिंता जरूर है। हम लोगों ने बहुत सारे शिकारा वालों से बात की है, बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर से बात की है। चिंता जरूर है, सबकी आमदनी लगभग आधी हो गई है। कश्मीर टूरिस्ट के लिए जाना जाता है, इसकी इनकम यहाँ की टूरिज्म से है, तो ये चिंता का विषय है और पूरे देश में चिंता है। जब ये 26 लोगों की जान गई बैसरन वैली में, तो ये पूरे देश को चिंता है, और पूरा देश 2 बात से चिंतित है। एक तो बड़े बड़े वादे किए गए थे आतंकवाद का सफाया करने के, उसको पूरा तरीके से वो झुटला दिया गया। अब उसके बाद लोगों की उम्मीद अपेक्षा है मोदी सरकार से। मोदी सरकार ने अपनी ब्रांडिंग भी ऐसी की है कि वो 56 इंच वगैरह, और तो ये मोदी सरकार से अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही है, और पूरे देश में अपेक्षा है कि कुछ बड़ा कदम उठाएं, आतंकवादियों को सबक सिखाएं, पाकिस्तान को सबक सिखाएं। केवल डिप्लोमेटिक जो स्टेप लिए गए उससे काम नहीं चलेगा, कुछ प्यूनिटिव एक्शन दिखाई देने वाले जो कदम है वो हों। तो पूरे देश को अपेक्षा है, और इसीलिए आप देखिए कि लगातार आज और कल 2 दिन लगातार मोदी जी आपकी मीटिंग्स हैं। कल मैंने सुना CCS की मीटिंग भी है, और एक महत्वपूर्ण ब्रिक्स की बैठक में जाना था ब्राजील विदेश मंत्री एस जयशंकर और अजीत डोभाल NSA साहब को, लेकिन वो दोनों नहीं गए। इसका मतलब है कि कुछ सरकार बड़े फैसले की एनालिसिस कर रही है, उसकी नाप तोल कर रही है कि उसको कितने बड़े फैसले लिए जाए, कौन से फैसले हो जिसकी देश अपेक्षा कर रहा है। लेकिन ये सीरीज ऑफ मीटिंग्स जो हो रही हैं उससे निश्चित तौर पे लग रहा है कि कोई ना कोई बड़े फैसले हैं। सरकार के पास एडवांटेज ये है कि दुनिया का जनमत साथ में है, क्योंकि इस बार पाकिस्तान की तरफ से और आतंकवादियों की तरफ से जो गलती हुई है वो ये कि सिविलियंस को निशाना बनाया, तो पूरी दुनिया में एक जनमत उनके खिलाफ है। और दूसरा, देश पूरा एक है, विपक्षी पार्टियां एक हैं, देश के तमाम लोग एक हैं, तो ये दोनों एडवांटेज मोदी साहब के पास हैं। अब देखना है कि अगले कुछ दिनों में वो कितने बड़े फैसले लेते हैं और क्या फैसले लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि आखिर मोदी जी क्या फैसला लेते हैं इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि लगातार यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार कुछ और फैसले ले रही है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर जैसे 48 से 50 अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस को बंद कर दिया गया, कुछ दिनों के लिए निलंबित है वहां पे लोगों का आना जाना। लेकिन इसके साथ साथ सरकार कुछ अंदर खाने अपनी मीटिंग्स भी कर रही है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और उधर विपक्ष एकजुट होने की बात कर रहा है और डिमांड कर रहा है कि आप संसद का विशेष सत्र बुलाइए। राहुल गांधी की चिट्ठी आपने देखी होगी, 28 तारीख यानी कल चिट्ठी लिखी थी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उनके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चिट्ठी लिखी थी। डिमांड सब तरफ से है, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सार्वजनिक तौर पर यह बात कई बार बोल भी रहे हैं। एक बात यहां पर और भी महत्वपूर्ण है कि चिट्ठी आप देख लीजिए, स्क्रीन पे ऑलरेडी चल रही है राहुल गांधी की चिट्ठी और उनके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, इसके कारण उनकी आलोचना हो रही है, प्रधानमंत्री की आलोचना हो रही है। अब इस आलोचना से खुद को कैसे बचा पाएंगे वो देखना होगा। हमारे साथ शकील जी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं। शकील जी के पास पहले आना चाहता हूं। शकील जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं, कश्मीर को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन कश्मीर के आज के हालात हम यहाँ पे बैठ के, चूंकि ग्राउंड जीरो पे हैं, हम देख रहे हैं। मैं उस आज के हालात पे आपसे बात नहीं करूंगा, लेकिन आपसे इतना जरूर जानना चाहता हूं कि क्या विपक्ष सरकार पर और मजबूती के साथ
दबाव बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव, ये तमाम नेता जो दूसरे नेता हैं, विपक्षी नेता हैं, वो दबाव बनाते हुए नजर आते हैं? क्या सिर्फ चिट्ठी मात्र लिख देने से काम चल जाएगा या कुछ और यहां पर दिखाई देता है? क्योंकि मामला जो है वो 26 लोगों या 28 लोगों की जान का है, इसलिए भी ये सवाल बनता है। और अंदर खाने से क्या खबर आ रही है? क्या कोई बड़ी तैयारी, बड़े फैसले की तैयारी है शकील जी? राजीव जी, सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अभी अभी हमारी जो है पहलगाम के पास कुलगाम में जो वहां से एमएलए हैं मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, 5 बार के हैं, उनसे बात हुई है। कल विशेष अधिवेशन में विधानसभा के जितनी चर्चा उमर अब्दुल्ला के भाषण की रही, वैसी चर्चा जो है यूसुफ तारिगामी के भाषण की रही। यूसुफ तारिगामी ने कल बड़ा जबरदस्त भाषण दिया और अभी उन्होंने हमको बताया कि वहां के हालात क्या हैं और कैसे हैं। 5 बार के वो एमएलए हैं और सबसे सीनियर एमएलए में से वो हैं। उनका कहना है कि देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ी जरूरत है वो इस बात की है कि हिंदू मुस्लिम माहौल को हवा नहीं दी जाए। कश्मीरियों ने पहली बार यह साबित किया है, पहली बार सड़क पे उतरे हैं और गांवों में उतरे हैं, मस्जिदों से बाहर आए हैं। जो वॉल सिटी कहलाती है, पुराना श्रीनगर कहलाता है, वहां से लोग निकले हैं। तो आज जो है इस माहौल का फायदा केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखिए, कश्मीर के सारे कब्रिस्तान जो हैं, उन्होंने हमसे कहा, हमें मालूम भी है ये सब बातें, हम गए भी हैं, बहुत सारी जगह देखा भी है, सारे जो है कब्रों से भरे हुए हैं और सबसे ज्यादा यहां पे मुसलमान मारा गया है। और ये बात उन्होंने नहीं कही, ये बात हम बता देते हैं कि अगर किसी एक पॉलिटिकल लीडर के खानदान के सबसे ज्यादा लोग मारे गए तो तारिगामी के घर के लोग मारे गए हैं, तारिगामी के खानदान के लोग मारे गए। तो उनका कहना बड़ा वाजिब है, कल का भाषण भी उनका बहुत चर्चा में है कि ऐसे वक्त में केंद्र सरकार को ये देखना चाहिए कि माहौल जो है उसका उपयोग वो जो है कश्मीर में शांति के लिए और देश की एकजुटता का मैसेज पूरी दुनिया को देने के लिए कैसे करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरी बात कि आज कैबिनेट की मीटिंग भी है और सीसीएस की मीटिंग भी है। प्रधानमंत्री मोदी दोनों मीटिंग ले रहे हैं और क्या बड़ा होगा इसके बारे में सही तरीका तो यही है कि अभी हम लोगों को कोई आकलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब इस बात को कह चुके हैं। सबसे बड़ी चीज होती है विपक्ष ऐसे में, और विपक्ष में भी जो सबसे बड़ी पार्टी है राहुल गांधी, जो नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा के, और नेता प्रतिपक्ष जो है राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे, कि हम सरकार के हर फैसले के साथ हैं। आपको याद होगा कि राहुल गांधी जब लौटे थे, प्रधानमंत्री भी विदेश से लौटे थे, सऊदीया से, और राहुल गांधी लौटे थे अमेरिका से, और राहुल गांधी आते ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में गए थे। उस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में बड़ी गंभीर चर्चा हुई और तमाम तरह की बातें हुई कि सरकार के साथ हमें क्या करना चाहिए। सरकार ने जो आप बीजेपी ने उस वक्त क्या किया जब हम सरकार में थे, तो उस वक्त ये कहा गया, हम सबके नाम नहीं बताएंगे, ये अच्छा नहीं है, अंदर की बातें हैं, इन हाउस बातें होती हैं, लेकिन ये कहा गया कि उन्होंने जो किया वो उन पर छोड़िए, हमें जो करना है वो हम देखेंगे। ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री जब मीटिंग में नहीं आ रहे हैं आल पार्टी की, तो राहुल गांधी को और खड़गे जी को ले जाना चाहिए। लेकिन तय हुआ कि नहीं, उनकी बात उन पे छोड़िए, हम जाते हैं। तो ये मौका ऐसा है जब पूरा विपक्ष जो है वो सरकार के साथ खड़ा हुआ है, जो इससे पहले जब भाजपा विपक्ष में होती थी तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आपको याद होगा कि कैसे कैसे सवाल करते थे वो, जो स्मृति ईरानी थी, उनके वो शब्द तो हम बोलने लायक भी नहीं समझते, बड़े खराब है कि मेरा मन करता है कि मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को चूड़ियां भेजूं। तो बहुत सारी बातें हैं, किस तरह से पुलिस वालों पे हमले किए जाते थे। तो अब क्या होगा ये सरकार को देखने की बात है, लेकिन सरकार को इस बात का फायदा उठाना चाहिए कि विपक्ष उसके साथ है, देश की जनता उसके साथ है। दूसरी जो खास बात राहुल गांधी और खड़गे जी ने कही है कि संसद का विशेष अधिवेशन बुलाना चाहिए। अभी आपने एक सवाल किया था कि प्रधानमंत्री जी क्या कर सकते हैं, वो ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं गए थे, उसके लिए उसकी आलोचना हो रही है। बहुत जायज सवाल है आपका। उसका एक ही तरीका है कि प्रधानमंत्री जी संसद का विशेष अधिवेशन बुलाएं,
उसमें एक प्रस्ताव रखे आतंकवाद के खिलाफ और उसमें राजनीति से परे हटके उसी तरह बोले जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर विधानसभा के विशेष अधिवेशन में बोला है। उन्हें यह बात कहना चाहिए कि इस समय पूरा देश एक है, यह नफरत और विभाजन की राजनीति का समय नहीं है, यह समय देश की एकता को बताने का है। हर भारतवासी एक है और हम सबके साथ खड़े हुए हैं। यह काम प्रधानमंत्री कर सकते हैं और अगर प्रधानमंत्री ने काम कर दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी देश में एक अपना वही जगह बना लेंगे जो वो चाहते हैं। दूसरी एक खास बात कि इस वक्त कश्मीर के अंदर एक मैसेज देने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जाना चाहिए नेताओं का, और ये काम प्रधानमंत्री कर सकते हैं सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का, लेकिन मोदी जी करेंगे या नहीं करेंगे। अगर मोदी जी नहीं करते हैं तो विपक्ष के एक प्रतिनिधिमंडल को इस वक्त कश्मीर जाके नंबर 1 तो उमर अब्दुल्ला के साथ अपनी सॉलिडारिटी दिखाना चाहिए कि भाई तुमने बहुत अच्छा बोला, हम लोग यहां आए हैं। फिर कश्मीर के लोगों के साथ दिखाना चाहिए कि आप लोगों ने इस वक्त पूरे देश के साथ खड़ा होकर बहुत अच्छा मैसेज दिया है और हम आपके साथ हैं। देखिए, महबूबा मुफ्ती ने जो बोला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शुरू में कश्मीर के स्टूडेंट को और वहां के जो व्यापारी हैं उनको परेशान किया गया, लेकिन अब उसमें ठहराव आ गया है। ये बहुत बड़ी बात है कि देश की जनता भी इस बात को समझ रही है कि ये मतभेदों का टाइम नहीं है, ये विभाजन का टाइम नहीं है। और इससे पहले महबूबा मुफ्ती ये बोल चुकी है, बहुत बड़ी बात बोल चुकी है कि हम शर्मिंदा हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और देखिए, उमर अब्दुल्ला ने भी यही बोला कि मेरे पास होम नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी मैं शर्मिंदा हूं, मेरे पास माफी मांगने के लिए शब्द नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको पता नहीं लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे। पूरे देश में और खासतौर से जम्मू कश्मीर में भी एक नया माहौल बन रहा है और ये माहौल जो है आतंकवाद के खिलाफ है, ये माहौल पाकिस्तान के खिलाफ है। और इसका उपयोग कैसे करना है ये हम और आप या राहुल गांधी या अखिलेश यादव कोई तय नहीं कर सकते हैं, ना उन्हें करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बीजेपी जब विपक्ष में होती थी तो बताती थी सरकार को कि ये करो ये नहीं करो, लेकिन कोई नहीं बता रहा है। तो ये काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए, अपने सुरक्षा सलाहकारों से बात करके करना चाहिए, सेना से बात करके करना चाहिए, दूसरे कैबिनेट से बात कर करना चाहिए। और हमें लगता है कि इस वक्त का उपयोग का सबसे बड़ा जो मैसेज होगा, एक आतंकवाद को कुचलना, पाकिस्तान को मैसेज देना, और तीसरा देश के अंदर राजनीति जो है विभाजन की और नफरत की जो हो रही है उसे खत्म करके यह मैसेज देना कि देश का हर नागरिक एक है। जैसा पहलगाम आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हुआ है ऐसा यह हमेशा ही रहेगा, और हम जो सत्तारूढ़ पार्टी है हमें भी इसी तरह सबके साथ मिलकर चलना है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। पहलगाम के मसले के बाद पूरे देश की परिस्थितियां किस ढंग से बदली हैं और उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ दिल्ली में भी बहुत तेजी से घटनाक्रम को हम बदलते हुए देख रहे हैं और घटनाक्रम इधर जम्मू कश्मीर में भी हम बदलते हुए देख रहे हैं। और इन सब के बीच विपक्ष की एकजुटता और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की जो चाहत है विपक्ष की इस मसले पे, उसमें सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट जो है वो कितना विपक्ष को अपने पाले में ले पाता है, यानी कि सरकार कितना विपक्ष को अपने साथ लेकर आगे चलना चाहती है, ये एक बड़ा सवाल है। आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास, जरा आपसे भी समझूं। रविकांत जी जरा बताइए कि क्या यहाँ राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या अखिलेश यादव या ऐसे तमाम विपक्षी दलों के नेताओं का सरकार के ऊपर प्रेशर दिखाई दे रहा है, या सरकार अपने हिसाब से काम करती है? और इस मामले में ऑलरेडी अब सप्ताह भर से ज्यादा का समय होने को चला, 22 तारीख की घटना, आज 29 तारीख है। उस लिहाज से भी आपके जरिए समझना चाहता हूं कि विपक्ष, सत्ता पक्ष जो कर रहा है और उसकी खबरें आ रही हैं, विपक्ष क्या कर रहा है? क्या विपक्ष यहाँ मजबूती के साथ अपनी बात रख पा रहा है? क्या विपक्ष की जो डिमांड है सिर्फ चिट्ठी मात्र लिख देने मात्र से काम चल जाएगा, या यहाँ और कुछ होना चाहिए? क्या कुछ इस मसले पे होना चाहिए? क्या कुछ दिखाई देता है आपको? देखिए राजीव जी, ये राष्ट्र के लिए संकट की घड़ी है। एक आतंकवादी हमला जिसमें हमारे 28 नागरिक मारे जाते हैं, ऐसे में विपक्ष बहुत जिम्मेदारी के साथ कदम उठा रहा है।
और ऐसा कदम उठा रहा है कि वो सरकार के साथ खड़े रहने के लिए भी प्रतिबद्ध है और साथ ही साथ आतंकवाद का क्या जवाब दिया जाए इसके लिए भी वो सरकार को आईना भी दिखा रहा है, उसका मार्गदर्शन भी कर रहा है। लेकिन समस्या ये है कि मोदी जी की जो अपनी पॉलिटिक्स करने की स्टाइल है, मोदी जी कभी भी किसी भी घटना को, चाहे वो देश के लोगों के हित में हो या ना हो, वो हमेशा उसे एक पार्टी की पॉलिटिक्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वो चाहे जो संकट की घड़ी रही, आज भी उनकी जिम्मेदारी बनती थी बतौर प्रधानमंत्री पूरे देश के लोगों को एकजुट रहने का और लोगों को एक साथ लाने का उन्हें पूरी प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए थी, विपक्ष को अपने साथ लाने की प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए थी। लेकिन मोदी जी ने बड़ा दिल नहीं दिखाया। बेहतर होता कि विपक्ष ने जब वो मीटिंग बुलाई थी तो उसमें प्रधानमंत्री होते। इससे न सिर्फ हमारे देश का कद बढ़ता बल्कि प्रधानमंत्री का भी कद बढ़ता कि देश एकजुट है। किसी भी दूसरे मुल्क के व्यक्ति को यह कहने का अवसर नहीं मिलता जो अभी तमाम चर्चाएं हो रही हैं। और प्रधानमंत्री को पहला काम करना चाहिए था कि वो पहलगाम पहुंचते, कश्मीर जाते, वहां जो अफरा तफरी का माहौल है, जो लोग अभी चिंतित होंगे, उनके विश्वास को लौटाते, ये उनकी प्राथमिकता थी। लेकिन वो जाते हैं बिहार में और वहां चुनाव प्रचार रैली करते हैं। ये बड़े चिंता की बात है। बाकी जो वो कदम उठा रहे हैं, जो भी देश हित में होगा, वो सारे देशवासी, सारे देश के नागरिक उनके साथ खड़े होंगे, सेना के साथ खड़े होंगे। लेकिन विपक्ष की आवाज को दबा देना, ये राजनीति तो हो सकती है, लेकिन देश की, जिसको हम कहते हैं देश नीति, नहीं हो सकती। मोदी जी अभी भी राजनीति कर रहे हैं जहां उन्हें देश नीति करने की जरूरत है, देश के हित में कदम उठाने की जरूरत है। विपक्ष लगातार बात कर रहा है। राहुल गांधी तो आज रायबरेली है, कल वो कानपुर जाएंगे। जो एक व्यक्ति हताहत हुआ उसके घर मिलने के लिए जाएंगे, उसके परिवार को सांत्वना देने के लिए जाएंगे। तो राहुल और कश्मीर वो जा चुके हैं, पहलगाम जा चुके हैं। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है जो लगातार बिना किसी चिंता के, बिना किसी सुरक्षा के, बहुत ज्यादा सुरक्षा के, वो लगातार पहुंच रहे हैं। खड़गे जी लगातार डिमांड कर रहे हैं कि साहब आप आइए और सेशन बुलाइए। ये वो संकट की घड़ी है जो कभी लोहिया जी ने कहा था तो नेहरू जी ने बुलाई थी वो मीटिंग, और बाकायदा उन्होंने सुना था, समझा था कि देश हित में और क्या हो सकता है, क्योंकि आप अकेली देश की आवाज नहीं है। विपक्ष होता ही इसी के लिए कि वो अगर कहीं कोई कमी बेशी रह रही है तो वो आपकी बात को मुकम्मल करे। विपक्ष का मतलब सिर्फ विरोध करना नहीं होता है। विपक्ष का मतलब होता है कि आपकी जहां कमी रह जाए उसका पूरा करें। आज विपक्ष कोई राजनीति नहीं कर रहा है और इसको लेकर के हमें सैल्यूट करना चाहिए विपक्ष को और इस देश के उस डीएनए को कि जहां कोई गफलत नहीं, कोई राजनीति नहीं है। लेकिन मोदी जी अभी भी वन मैन आर्मी बन के काम कर रहे हैं। चाहे नोटबंदी का दौर हो, उन्होंने कौन सा कंसल्ट किया आरबीआई के साथ, तो वो उनकी अपनी स्टाइल है और वो स्टाइल उनकी बदल नहीं सकती। हम लोग ये जानते हैं, बखूबी जानते हैं। चाय जैसी घड़ी, मतलब इससे ज्यादा और बुरा वक्त क्या होगा देश के लिए, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा। तो मोदी जी की अपनी स्टाइल है, वो राजनीति करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि विपक्ष बराबर बात कर रहा है और देश के लोग उस बात को समझ रहे हैं। अजीब जी, बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी आपके पास आऊं, लेकिन पहले जरा आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास। और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं यहाँ पे। जब विपक्ष की रणनीतियों की बात हो और सियासत तो है ही, दिल्ली की बात हम करें तो दिल्ली में तो सियासत ही है सेंटर पॉइंट में, लेकिन उसके अलावा एक आपदा है और कुछ इसमें अवसर भी तलाशे जा रहे हैं और कुछ इस आपदा को कैसे खत्म किया जाए ये भी बात चल रही है। ऐसे में जरा आपसे भी समझना चाहता हूं कि विपक्ष के रोल की बात और साथ साथ सरकार क्या कुछ कर रही है। हालांकि एडवाइजरी के अनुसार जो हम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी है उस हिसाब से कुछ चीजें जो है, जो नहीं बोलना है नहीं बोलेंगे, हम नहीं बताएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि
विपक्ष कितना दबाव बना पा रहा है? जी देखिए राजीव जी, एक अभूतपूर्व संकट है देश के सामने, लेकिन साथ साथ देश बहुत ही परिपक्व लोकतंत्र भी है, बहुत ही बेहतरीन संविधान भी है, एक संसदीय परंपरा भी है, एक इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट भी है। कभी कभी वो इंडिपेंडेंट नहीं दिखता, लेकिन अक्सर अमूमन वो इंडिपेंडेंट भी है। एक मीडिया भी है जिसका एक हिस्सा सरकार के साथ है, और काफी बड़ा मीडिया, एक इंडिपेंडेंट मीडिया भी है। लेकिन तो अभूतपूर्व संकट है, उससे सरकार के पास पूरा मैंडेट है उसको डील करने का, सरकार के पास पूरा तंत्र है, सेनाएं हैं, सब कुछ है। लेकिन लोकतंत्र का तकाजा ये कहता है कि बहुत सारी बातें होंगी, उन बातों में आलोचना भी होगी, समर्थन भी होगा। ये जो इस अभूतपूर्व संकट के समय कुछ लोगों पर वो एफआईआर करा देना, कुछ बोलने की आज़ादी पर अंकुश लगाना, ये सब एक लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं देता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, कश्मीर जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि संभला है, पिछले कुछ वर्षों में बहुत संभला है। उसका एक बड़ा कारण क्या है कि यहाँ रोजगार के अवसर पैदा हुए। रोजगार के अवसर पैदा हुए कैसे? टूरिज्म से। टूरिज्म यहाँ की मुख्य इंडस्ट्री है, और बेरोजगारी में की दर में कमी आई। नतीजा उसका क्या हुआ? पत्थरबाजी नहीं होती। नतीजा ये हो रहा है कि आतंकवाद में कमी आई। एक बड़ी घटना हो गई, लेकिन वो उसके अलावा, लेकिन आप देखिए अमूमन कश्मीर में शांति है, सुख चैन है। बड़ी चिंता है कश्मीर में लोगों की कि अगर ये टूरिज्म कम हुआ, यहाँ पे टूरिस्ट का आना बंद हुआ, तो वापस कश्मीर वहां पहुंच जाएगा जहां था, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ेगी तो फिर उन ताकतों को, उन फोर्सेस को मौका मिलेगा बरगलाने का युवाओं को। तो ये एक चिंता कश्मीर में दिखाई दे रही है। तो और दूसरी चिंता है कि इस वक्त जब देश की एकता की बात हो रही है, कितना खराब बात है कि यहाँ के जो टूरिस्ट आए, जिनके परिवार के लोग मारे गए पहलगाम में, उनके परिवार के लोग तो कश्मीरियों की तारीफ कर रहे हैं, और देश के कुछ हिस्सों से कश्मीरी स्टूडेंट्स को के खिलाफ हिंसा हो रही है, उनको भगाया जा रहा है। ये बहुत दुखद है। तो इस जब अभूतपूर्व संकट है तो अभूतपूर्व एकता भी देश में दिखाई देनी चाहिए। ये जो 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन थोड़े समय के लिए बंद किए गए हैं, उसमें बहुत सारा उसका रीज़न जो है वो सुरक्षा की कमी बताया जा रहा है कि उन सारे डेस्टिनेशंस में सुरक्षा की कमी है, या बहुत सी जगह पे कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन भी अभी चल रहे हैं। जहां हम लोग कल थे वहां चल रहे थे। तो ये भी मेरा मानना है कि जल्दी ही सरकार ये फैसला करे कि उन टूरिस्ट डेस्टिनेशन को भी खोले वापस, क्योंकि हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन का अपना एक ऑक्सिलरी इकोनॉमी होती है। वहाँ घोड़े वाले होते हैं, वहाँ होटल होते हैं, वहाँ गाइड होते हैं, तमाम तरीके के लोग होते हैं जिनकी जीविका, जिनकी लाइवलीहुड टूरिज्म पे आधारित है। डल लेक पे जहाँ हम बैठे हुए हैं, हम एक हाउस बोट बैठे हुए हैं। उस हाउस बोट में कुछ 5-6 कर्मचारी हैं। उस हाउस बोट तक लोगों को पहुँचाने के लिए तमाम सारे शिकारा लगे हुए हैं। यहाँ पे आप हाउस बोट पे रहें तो कभी कोई चाय बेचने वाला आ रहा है, कभी कहवा बेचने वाला आ रहा है, कभी कश्मीरी लिबास में फोटो खींचने वाला आ रहा है, कभी गहने बेचने वाला आ रहा है। तमाम तरीके के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो एक हाउस बोट कितने लोगों को रोजगार दे रही है। यहाँ सैकड़ों हाउस बोट है डल लेक पे। तो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑक्सिलरी इकोनॉमी चलाता है। 50 आप बंद कर देंगे तो बहुत सारा टूरिज्म, बहुत सारे लोगों की जीविका जो है वो प्रभावित होगी। तो ये तुरंत सरकार को इन सब चीज़ों को भी एड्रेस करना चाहिए। जैसा मैं कह रहा था कि लोकतंत्र है भारत में, आप पूरी तैयारी करें, आपके पास सैन्य शक्ति है,
सब कुछ है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था भी साथ साथ चलेगी। बिल्कुल। तमाम तरीके के विमर्श भी होंगे, इसके लिए भी सरकार को अधिकारियों को तैयार रहना चाहिए। छोटी छोटी बातें कि किसी ने कोई कविता कह दी, किसी ने कोई चुटकुला सुना दिया, आप उस पर FIR कर दो। ये इतने बड़े संकट को जब आप डील कर रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीजें इग्नोर करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जिस हाउस बोट पे अभी हम हैं, इधर कुछ टूरिस्ट भी हैं, उनसे भी मैं चाहूंगा कि उनकी बातचीत भी आप लोगों तक पहुंचाऊं। और बहुत महत्वपूर्ण है, हम चर्चा कर रहे हैं इस वक्त कि क्या कोई बड़े फैसले की तैयारी में सरकार है। और उधर लगातार मीटिंग पे मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चल रही है, लेकिन इधर कश्मीर में जो कुछ हुआ है, यहाँ एक्शंस चल रहे हैं और उसके अलावा टूरिस्ट आ रहे हैं, जो पहले से आए हुए हैं, जो बाद में भी आ रहे हैं, वो सब लगातार हम लोग देख रहे हैं। संख्या थोड़ी सी कम जरूर हुई है, जो नहीं आए सो नहीं आए, क्योंकि यहाँ के हालात को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ महत्वपूर्ण बात है कि जो आए हैं वो क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, ये जरूर जरा मैं अपने साथी कैमरामैन को कहूंगा कि जरा कैमरा ऊपर उठाइए। और आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है? सर मैं इंदौर से हूँ। अच्छा। नासिर नाम है मेरा। अच्छा जी, हम इंदौर से हैं। आप कहाँ से? आप इंदौर से हैं? इंदौर से सर। अच्छा, आप भी इंदौर से हैं। देखिए दो हालांकि इनका पूरा परिवार, जरा उधर भी दिखाइए, छोटे बच्चे हैं, ये सब हैं, ये लोग भी आए हुए हैं। और पूरा ये धीरे धीरे आप देख रहे होंगे उस साइड पूरे टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पे हैं। कल ही आए और आज सुबह पहलगाम गए थे और अभी शिकारा राइड करी। वी एंजॉय अलॉट। पहलगाम गए थे आप, डर तो नहीं लगा? नहीं सर, बहुत एंजॉय करा, बहुत बढ़िया जगह थी और बिल्कुल बता रहा हूँ एकदम अमन है, फील लाइक अ होम। और मस्त विजिट हियर, वेरी नाइस प्लेस, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ आवर कंट्री। आप कब आए आप लोग? हम लोग सर कल आए थे। और कश्मीर में सर हमें ऐसा कुछ जो अटैक हुआ वो काफी बुरा हुआ, वो तो सबके लिए। हमें भी शुरू में ऐसा लग रहा था जब हम आए थे ना, तो हमारे मन में भी डाउट था कि हम अपनी टिकट्स जो है कैंसिल करवा देते, क्या होगा यहाँ पे। फिर हम आए, तो जब हम आए और यहाँ के लोगों को देखा तो सबका नेचर इतना हेल्पफुल था, सब चीजें मतलब हमें लगा ही नहीं कि कुछ ऐसा हुआ है वहाँ पे। कुछ बच्चे भी आप लोगों के साथ हैं शायद ना? आ जाओ बेटा, इधर आओ। हाँ, ये जरा नाम बताओ, आपका क्या है? हुसैन। हुसैन है। आपका नाम? इंसिया। इंसिया है। आप? ताहा। ताहा। आप? हुसैन। हुसैन। देखिए दो हुसैन स्क्वायर हैं, ताहा इंसिया हैं। आप लोगों को कैसा लगा यहाँ कश्मीर? हमें बहुत बेहतर लगा। बेहतर लगा। कहाँ कहाँ गए? हम पहलगाम गए और इधर आए, हमें बहुत ही अच्छा और लगा। यहाँ ये डल लेक में शिकारे में आए? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। आप भी कुछ बोल रहे हैं, आपको कैसा लगा? मजा आया? हाँ बिल्कुल सेफ है इधर, कोई मतलब आप जा सकते हो और व्यू भी बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया व्यू है। पहलगाम में वो सेल्फी पॉइंट पे फोटो खींचे? हाँ। ये फोटो आप भी लिए? जी। सेल्फी पॉइंट आई लव पहलगाम जी। वहाँ पे? जी। अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। और बताइए जरा, और कुछ बोल रहे थे बेटा? डल लेक में बहुत सारी चीजें है, जैसे मीना मार्केट है, यहाँ बहुत सारी घूमने की जगह है, जैसे गुलमोहर है। और गुलमार्ग है। हाँ, गुलमार्ग है। और जैसे यहाँ हमला हुआ था तो सब लोग डर गए थे, तो ऐसा कुछ नहीं है, अब बहुत सेफ है। अगर ये डल लेक में पानी में भी गिरते हैं तो भी बच जाते हैं, वो पीछे बैठे बचा लेते हैं। मजा आया शिकारे में घूमने में? और हमको बहुत मजा आया डल लेक में। फिर हम पहलगाम गए, वहाँ पर भी बहुत मजा आया। उधर हमने फोटो खिंचाई। ये बोट जहाँ खड़े हो ये हिल रही है, बहुत डर तो नहीं लग रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं। पीछे पानी है तुम्हारे? बिल्कुल। तो दोस्तों एक्चुअली हम लोग हाउस बोट पे हैं और थोड़ा सा वो हिल रही है क्योंकि पानी के कारण ये बोट। लेकिन देखिए बच्चे हैं हमारे साथ और इंदौर से आई हुई टीम है, ये लोग आए हुए हैं इंदौर से और इनसे हम बात कर रहे हैं और बच्चे बता रहे हैं कि आप जरूर आइए। तो ये है कश्मीर और इसलिए और बहुत मजा आया, खासकर पहलगाम बता रहे हैं कि बहुत मजा आया यहाँ आकर। और क्या आगे की प्लानिंग कब तक है आप लोग? सर हम फ्राइडे तक है अभी हमारा हाँ एक्सटेंड करने का चल रहा है सर। हम सोच रहे हैं मतलब जो यहाँ की प्लेसेस है वो ज्यादा है और हमारे पास दिन कम है, तो हमने क्या हमारी टिकट एक्सटेंड कर दी है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है।
मतलब प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जरूर विजिट करिए और एंजॉय करेंगे बहुत ही ज्यादा। कुछ लोगों के चक्कर में जो है इतना अपने इंडिया की इतनी ब्यूटीफुल जगह है ये, एक बार तो हर किसी को आना ही चाहिए यहाँ पे, काफी ब्यूटीफुल जगह है। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने वक्त निकाला चर्चा के लिए। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत और खूब घूमो, खूब एंजॉय करो आप लोग, हैं? ठीक है, खूब एंजॉय करो। और देखिए ये है कश्मीर जिसमें हम लोग यहाँ पर आए हैं और इन लोगों से बात हम कर रहे हैं। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्लेस, और उसमें भी प्रशांत जी जब इन लोगों से बात होती है, कितने पर्यटकों से हम लोगों ने बात की, टूरिस्ट से बात की? दिन भर टूरिस्ट से बात करते हैं। अभी आपको बताया जहां हम लोग खाना खा रहे थे, हमारे बगल की मेज पे महाराष्ट्र से टूरिस्ट एक पूरी फैमिली आई हुई थी, और उन्होंने भी 24 तारीख के बाद फैसला किया आने का। तो समाचार में आ भी गया, उसके बाद भी फैसला किया। बहुत सारे लोग हैं, हर प्रदेश के लोग यहाँ मिलते हैं, गुजरात से, तमिलनाडु से, तमाम जगह से लोग दिन भर हम लोगों को मिलते हैं, और सबको सब बेखौफ है, और सबको एक ही आवाज़ में कहते हैं कि उनको कश्मीरियों से बहुत मदद मिलती है और बहुत हेल्पफुल है। तो बहुत अच्छी बात है। ये भी कह रहे हैं जैसा कि बहुत हेल्पफुल है आप जी हमें लगा ना, हम लोग यहाँ आए ना तो किसी से भी हमने कुछ कहा कि क्या चल रहा है यहाँ पे, तो सारे यही बोल रहे हैं कि हम लोगों को मतलब काफी बुरा लगा इस चीज का कि गलत हुआ, लेकिन जो है ना अब आप बिल्कुल आइए, आप पूरा सुरक्षित है। बल्कि हमारा जो गाड़ी वाला है जो हमें टूर कराने गया, वो अभी तक हमारे लिए रुका हुआ है। वो बोले कि आप पूरा शिकारा करिए, हमारा लगेज वगैरह सब उनके पास ही। वो बोल रहे कि आप मुझे कॉल करना, मैं आपको होटल तक सेफ पहुंचाऊंगा, उसके बाद मैं घर जाऊंगा। देखिए तो ये है, ये कश्मीरियत है। यहाँ पे जब कश्मीर की बात होती है और जिनसे भी बात हो रही है वो यही बात कहते हैं, यही बात दोहराते हुए नजर आते हैं कि यहाँ के लोग, जो खासकर कश्मीर के लोग जो हैं, वो काफी हेल्पफुल हैं। और इस घटना के बाद और भी कुछ ज्यादा केयरफुल हो गए हैं प्रशांत जी की। वो अब बातें बताने भी लगे हैं कि नहीं देखिए, हमने जैसे कल हमने नजाकत अली से बातचीत की, जिन्होंने 11 लोगों की जान बचाई, अपनी जान पे खेल कर, वो भी यही कह रहे थे। ये कश्मीर 3 दशकों से आतंकवाद के चपेट में है, लेकिन इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया, और कश्मीरियों को, कश्मीरी भी आमतौर पे खामोश हो जाते थे, कश्मीरी भी बोलने लगे, और उन्होंने खुल के इस आतंकवाद की आलोचना की। सड़कों पर आए लोग, देश भर के लोगों ने कश्मीरी लोगों की तारीफ की। तो ये जो माहौल पूरे देश में बना और कश्मीर में बना, ये भले ही मतलब बहुत दुख की बात है कि 26 लोगों की जान गई है, लेकिन उसके बाद पूरे देश ने उस हादसे को झकझोर दिया, और पूरा देश अब जो है वो ये चाहता है कि ये दोहराया नहीं जाए, ये सरकार कुछ करे, और कश्मीर का जो टूरिज्म है वो जिंदा रहे। बिल्कुल, टूरिज्म जिंदा रहे, और टूरिज्म पे हम लोगों ने काफी बात की। और टूरिज्म अगर जिंदा नहीं रहेगा तो क्या हो सकता है, इसकी प्रतिक्रिया क्या हो सकती है, युवाओं को रोजगार की जगह वो बेरोजगारी मिलेगी, और बेरोजगारी के बाद क्या कुछ हो सकता है, इन सब पे हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग आए और मुलाकात हुई आप लोगों से। सर गवर्नमेंट भी जो है ना काफी अच्छा काम कर रही है। अभी हम लोग पहलगाम के लिए गए ना, तो मैंने जो है मिलिट्रीज को देखा, तो इतनी तेज धूप हो रही थी आज, अभी यहाँ का ह्यूमिडिटी ज्यादा थी आज, तो इतनी तेज धूप हो रही थी, लेकिन उस टाइम पे भी मिलिट्री जो है ना हर जगह बराबर लगी हुई थी। बिल्कुल, सुरक्षा चप्पे चप्पे पे है। जी सिक्योरिटी जो कह रहे हैं आप, हर 50 कदम पे आपको सिक्योरिटी के मतलब सुरक्षा कर्मी मिल जाएंगे, और बहुत पैनी निगाह रख रहे हैं। लगातार हम लोग इस बारे में भी आप तक पहुंचाते रह रहे हैं। तो सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध, और इन सब के बीच जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको ये जगह काफी अच्छी लग रही है। इंदौर से आए हुए टूरिस्ट हैं, और कई सारे यहाँ जो शिकारे में हैं या चाहे हाउस बोट वाले हैं, ये सब भी सब लोग हैं। देखिए अलग अलग तस्वीरें आप देखेंगे, ये लोग भी हैं इधर, और सब तरफ इस कार्यक्रम को हम हाउस बोट से कर रहे हैं। और पीछे बिल्कुल आप डल लेक, अब चूंकि
अंधेरा हो चुका है। पीछे कुछ रेस्तरां, कुछ होटल्स और कुछ यहाँ के जो सुवेनियर्स होते हैं उसकी दुकानें हैं, तो वो सब हैं जहाँ खरीदी होती है। सड़क है आगे। ये अपने आप में बहुत खूबसूरत है ये जगह। लेकिन महत्वपूर्ण है कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं, उनके विचार बहुत खूबसूरत हैं और ये कह रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, कश्मीर अगर आप एक बार आ गए दोस्तों तो बार बार आएंगे, ये तय मानिए। और जैसे हम लोग बार बार आते हैं, आप लोग भी बार बार आएंगे। पहली बार आए क्या? यस सर, पहली बार है। अब लगातार आएंगे, ये तय जी, मानिए। जी, ये बच्चे भी जरूर धीरे धीरे बड़े होंगे और ये कहेंगे, ये कहेंगे। प्लानिंग कर ली है कि अब नेक्स्ट टाइम हम अकेले ही आएंगे, पापा मम्मी को साथ में लेके नहीं आएंगे ताकि फुर्सत से एंजॉय कर सके। इन्होंने तो एक दिन में मतलब अभी शिकारा पे गए तो सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लॉइट कर ली कि उन्होंने बोल दिया कि यहाँ ये है, आपने पता करा होगा इनसे। तो अभी जो जैसे बता रहे हैं, पहलगाम से लेकर तमाम यहाँ की बात, गुलमर्ग की बात सब कर रहे हैं, तो ये इनको कश्मीर यहाँ भा गया, अच्छा लग रहा है। डल लेक जिसपे आप शिकारा में आए हो, आप विंटर्स में आओगे, जाड़ों में दिसंबर जनवरी में, तो ये जम जाती है। इस पे क्रिकेट खेलते हैं सब बच्चे, क्रिकेट खेलते हैं। बोल रहे थे सभी जीते भी है यहाँ पे बच्चे, सभी ने अपने अपने बैट खरीद लिए है। यहाँ पे अभी हम लोग गए थे कश्मीर में फैक्ट्री में जहाँ पे बैट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो सभी ने अपने बैट लिए, तो इन्होंने यही प्लानिंग करी है कि नेक्स्ट टाइम विंटर में आएंगे और यही खेलेंगे हम लोग क्रिकेट। चलिए, तो आप लोगों ने वो रिपोर्ट भी देखी होगी जब हम विंटर में आए थे और ये लेक जम रही थी, और इससे पहले जब राहुल गांधी की यात्रा थी उस वक्त भी आए थे, जिसमें यहाँ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसी लेक पे बर्फ के गोले, आइस बॉल से खेल रहे थे। पहलगाम जाते वक्त ही क्रिकेट के बैट बनते हैं, लाइन से फैक्ट्रियां हैं वहाँ पे, हम लोग अभी वहाँ से और यहाँ के क्रिकेट बैट पूरी देश भर में जाते हैं। सर हमने स्पेशली इसलिए रोक के यहाँ से क्रिकेट बैट परचेज करे, और हमने तो करे ही, बच्चों ने भी किए कि नहीं हम भी खेलेंगे, हमें भी यहीं से बैट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, वक्त निकाला आप लोगों ने। एंजॉय कीजिए फिर कश्मीर का, और बच्चे तो अगली बार कह ही रहे हैं कि अकेले आएंगे, तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप देख रहे थे, कुछ लोगों से बातचीत हम कर रहे थे, और टूरिज्म जो है उसको लेकर बहुत बातें होती हैं कश्मीर को लेकर, लेकिन कश्मीर अपनी गति से चल रहा है, ये तय मानिए। और उसमें यहाँ एक परिस्थितियां बदलती हुई भी आपको नजर आएंगी आने वाले समय में। एक तरफ सुरक्षा कर्मी वो अपना काम कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। देश सुरक्षित हाथों में रहे, देश में आप और हम इत्मीनान से रहें, जहां जाना, जहां आना, घूमना फिरना सब करें, कोई चिंता की बात ना रहे, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके साथ साथ जो चल रहा है ये भी चले। अमलेंदु जी, आपके पास आना चाहता हूं, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं। अभी आप इन लोगों की बात सुन रहे थे, प्रतिक्रियाएं इस पर भी, और प्रतिक्रिया जो दिल्ली में घटनाक्रम है उस पर भी, क्या कहेंगे आप? इसी भी प्रतिक्रिया दी जाए कि जो पर्यटक वहां आए हैं और उन्होंने उन लोगों ने जिस तरीके से बातचीत की, तो उससे साफ तौर पर लग रहा है कि देश जो है वो कश्मीर के साथ खड़ा हो गया है, कि कश्मीरियों को साथ जो है वो जो नाइंसाफी है वो नहीं होने पाए। ये साफ तौर पर एक संदेश जा रहा है राजीव जी। मुझे लगता है कि ये एक शुभ संकेत आप इसको कह सकते हैं, कि जो नफरत फैलाने की कोशिश की गई थी इस घटना के द्वारा, और जो मकसद था आतंकवादियों का, वो फेल हो गया, कि कश्मीर के खिलाफ पूरे देश में एक माहौल बनेगा, उसमें वो आतंकवादी फेल हुए। 28 जाने उन्होंने भले ही ले ली हो, लेकिन इस देश की एकता को नहीं तोड़ पाई। ये तो साफ तौर पर राजीव जी साबित हो गया, और देश जो बार बार ये साबित कर भी रहा है कि हमारी एकता और अखंडता को कोई तोड़ नहीं सकता है। दूसरा राजीव जो दिल्ली में चल रहा है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जिस तरीके से अब ताबड़तोड़ बैठकें शुरू हुई हैं, कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिले जब प्रधानमंत्री मोदी से, उसके बाद फिर बैठकों का दौर जो शुरू हुआ है, तो अब शायद लग रहा है कि सरकार जो है कुछ कदम उठाती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि अब तो ये प्रतीत ही नहीं हो रहा था कि सरकार कुछ कर रही है या नहीं कर रही है, लेकिन अब लग रहा है कि सरकार कुछ एक्शन भी दिखाई पड़ती है। और ये भी हो सकता है राजीव जी कि अब संसद का विशेष सत्र बुलाया भी जाए, क्योंकि एक दबाव बन गया है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया और सबने एक सुर में इस घटना की निंदा की और एकजुटता प्रदर्शित की, उसी तरीके से पूरी दुनिया को संदेश जो है वो भारत की संसद से जाए, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये दबाव बनता हुआ साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। विपक्ष के तमाम नेताओं ने, तमाम दलों के नेताओं ने इसके लिए पत्र भी लिखे हैं, मांग भी की है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जो मांग है विशेष सत्र बुलाए जाने की, उसका समर्थन किया है।
एनडीए के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि सरकार जो कदम लेगी हम उसके साथ रहेंगे। एनडीए के अंदर के दल जो है उनका ये कहना है, यानी एक तरीके से ये दबाव एनडीए के अंदर भी बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि अब विशेष सत्र बुलाया जाए, क्योंकि जब देश का समर्थन है तो देश की आवाज भी एक साथ दिखाई देनी चाहिए। और वो आवाज तभी दिखाई देगी देश की जब संसद से एक प्रस्ताव पारित होगा, प्रधानमंत्री खुद सत्र में उपस्थित रहें। सर्वदलीय बैठक की तरीके से उससे अनुपस्थिति प्रधानमंत्री की ना हो, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो लगता ही है कि प्रधानमंत्री अब शायद रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। और जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने संदेश दिया है, वैसा तो संदेश तो राजीव जी मुश्किल है कि कोई दे पाएगा संसद से, लेकिन फिर भी एक प्रयास किया जा सकता है कि उसी तरीके का एक संदेश जो है और वो जब सारी दुनिया को दिया जाए कि भारत किस तरीके से एकजुट है और आतंकियों को पनाह देने वालों के जो मंसूबे हैं वो किसी हाल में कामयाब नहीं हो सकते। आज राजीव जी एक और महत्वपूर्ण बात हुई है, कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि पाकिस्तान की आर्थिक तौर पर कमर तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है और पश्चिमी देश और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो उसको मदद करती हैं उसको रोका जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आईएमएफ की राजीव जी 7 मई को बैठक हो रही है और उसमें पाकिस्तान को 13,000 करोड़ डॉलर जो है वो उसका ऋण देने के लिए वो बैठक होने वाली है। जयराम रमेश ने आज सुबह ट्वीट करके प्रधानमंत्री से अपील की है और भारत सरकार से अपील की है कि आप अपना एहतजाज जो है वो आईएमएफ को दर्ज कराइए इससे पहले कि पाकिस्तान को पैसा ना दिया जाए। और ये राजीव जी मुझे लगता है कि सरकार अगर ये कदम उठाती है तो वो महत्वपूर्ण होगा। युद्ध से ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है कि ये इस तरीके के कदम होंगे कि पाकिस्तान को जो दूसरे देशों से और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जो पैसा मिल रहा है उसको रोकाया, चूंकि भारत में आतंकवाद की जड़ ही जो है ये पैसा है जो पाकिस्तान को मिलता है, क्योंकि वो यहाँ आतंकवादी भेजता है और अपने यहाँ बताता है कि हमारे यहाँ कमी है और विकास करना है और वहां से उसको पैसा मिलता है। इसका जो आर्थिक पाकिस्तान पे लगता है कि सरकार शायद इस पर कोई कार्रवाई करेगी। कांग्रेस ने तो अपनी मांग कर दी है कि आईएमएफ को जो है ये कहा जाए कि पाकिस्तान को ऋण ना दिया जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक प्रतिक्रिया जल्दी से शकील अख्तर जी के पास भी आना चाहता हूं। शकील जी कैसे देखा जाए, आप इन टूरिस्टों से हमारी बातचीत भी सुन रहे थे और पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं अमलिंदु जी, और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का एक इंटरव्यू स्काई न्यूज में आया और वो काफी वायरल हो रहा है 2-3 दिनों से, जिसमें उन्होंने साफ साफ ये माना है कि हाँ आतंक की पनाह, जो आतंकवाद की जो पनाह है, जो गढ़ है, वो पाकिस्तान रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ उसके जो सेंटर्स हैं वो खत्म हो रहे हैं। और इस पर भारत ने यूनाइटेड नेशन में यानी यूएन में कड़ी प्रतिक्रिया दी है और योजना पटेल जो हैं डिप्टी चीफ वहां की अपने मतलब भारत की प्रतिनिधि डिप्टी राजदूत जो हैं। लेकिन आपसे जरा समझना चाहता हूं कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है, ये आईएमएफ की बात बता रहे थे यहाँ अमलिंदु जी, लेकिन साथ साथ भारत में क्या तैयारियां हो रही हैं? भारत पाकिस्तान के रिश्ते एक बार फिर देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिश्ते मजबूत होने चाहिए, न कि बिगड़ने चाहिए। और लेकिन साथ साथ लगातार कई बार पाकिस्तान का जिक्र आता है और उसमें पाकिस्तान एक्सपोज भी होता है। क्या यहाँ हिंदुस्तान इस वक्त पूरी तैयारी, बड़े फैसले, कड़े फैसले लेने की तैयारी में है? शकील जी देखिए राजीव जी, पाकिस्तान को एक्सपोज करना पड़ता है। अभी आपने यूएन का जिक्र किया, बहुत सारी बातें हैं। 1994 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और इसी तरह यूएन में जो है कश्मीर का मुद्दा उठाता। नरसिम्हा राव सरकार ने क्या किया? उन्होंने विपक्ष के नेता जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उनके साथ एक प्रतिनिधिमंडल जो है यूएन पहुंचाया। उसमें किसको शामिल किया? अटल बिहारी वाजपेयी तो थे ही दूसरी पार्टी के, फारूक अब्दुल्ला वो भी दूसरी पार्टी के थे, इन लोगों के साथ कांग्रेस के लोग भी थे, दूसरी पार्टियों के लोग भी थे। और वहां जाके उन्होंने जब कश्मीर की बात करी तो पूरी दुनिया में एक मैसेज गया कि भारत की सरकार ही नहीं कर रही, पूरा का पूरा विपक्ष कर रहा है। इसी संसद की जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं कि संसद का विशेष अधिवेशन बुलाना चाहिए, इसी संसद में यह प्रस्ताव पास किया गया था कि पीओके भी हमारा हिस्सा है और ये कश्मीर तो हमारा अभिन्न अंग है ही। तो ये सारे मैसेज जो है वो देना पड़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी और साथ में अपनी देश की जनता को भी कि देखिए हम सब एक हैं।
नफरत और विभाजन जो है हम सबको बांट देंगे, हम सबको नुकसान पहुंचा देंगे। पाकिस्तान काय का फायदा उठाता है? इसी बात का फायदा उठाता है। आज की तारीख में राष्ट्रपति ट्रंप की हिम्मत कैसे बढ़ गई इतनी बड़ी बात बोलने की? मैसेज वहां देना है, डेंट वहां मारना है जाके। ट्रंप ने हमें और पाकिस्तान को बराबर रख दिया। वो आतंकवादी देश है, वो हमें परेशान कर रहा है, हम पीड़ित हैं, एक हो ही नहीं सकते। वो अत्याचारी है, हम उसके जुल्म सह रहे हैं, एक हो ही नहीं सकते। ये मैसेज उसी दिन देना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि हमारी सरकार जो है दे नहीं पाई। आप जब संसद का विशेष अधिवेशन बुलाएंगे तो उससे ये मैसेज जाएगा कि नहीं, हम लोग अलग अलग हैं, आगे बढ़ते हुए देश हैं, हम सबको साथ लेके चलते हुए देश है, शांति के देश है। और वो जो है एक फ्लॉप स्टेट होके इन कामों को कर रहा है जिसके जरिए वो अपने लोगों को बरगला रहा है। पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान की राजनीति यह है कि अपने लोगों को उलझाए रखना, बहकाए रखना। कश्मीर हमारी शाहरग है, यह बात पाकिस्तान का हर शासक जानता है कि कश्मीर उसे नहीं मिल सकता। भारत में कोई भी सरकार हो, ये सबसे कमजोर सरकार कहते थे मनमोहन सिंह की। मनमोहन सिंह बहुत मजबूत थे, कभी पाकिस्तान नहीं गए, नरसिम्हा राव भी नहीं गए। इस आतंकवाद के दौर में 2 प्रधानमंत्री कांग्रेस के रहे, 2 प्रधानमंत्री बीजेपी के रहे। कांग्रेस के दोनों प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह कभी पाकिस्तान नहीं गए। बीजेपी के दोनों प्रधानमंत्री पाकिस्तान गए, वाजपेयी जी भी और नरेंद्र मोदी जी भी। मैसेज बहुत सही जाना चाहिए पूरी दुनिया में। आज की तारीख में क्या है कि देखिए, अमेरिका और चीन जो है इस मामले में थोड़ा सा पाकिस्तान के साथ सिंपैथी दिखा रहे हैं, लेकिन अगर हम पूरी ताकत से दोनों को मैसेज देंगे तो दोनों को अलग हटना पड़ेगा। बाकी देश हमारे साथ खड़े हैं, बिल्कुल। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। कुछ बातें हम और बता दें, बहुत जरूरी है। जो आपने कहा बड़ी मजेदार बातें हैं। आपने डल लेक के जमने की बात कही। इस डल लेक पे, जमी हुई डल लेक पे फारूक अब्दुल्ला ने मोटरसाइकिल चलाई थी और शबाना आजमी को पीछे बिठा के, और उस वक्त उनकी सरकार जाने वाली थी। उनके खुद के बहनोई गुलशाह जो है सरकार का तख्ता पलट रहे थे और फारूक को बात मालूम नहीं थी। तो इस डल लेक की बहुत सारी कहानियां हैं। दूसरे टूरिस्टों के बारे में एक बात बता दें, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। कश्मीर में आतंकवाद का कितना ही कठिन दौर रहा हो, सिर्फ उस समय को छोड़ के, जब यहां 90 में हम आए थे, 24 घंटे का कर्फ्यू लगता था, 24 घंटे का। उस वक्त को छोड़ के हमेशा टूरिस्ट यहां पे थोड़ा बहुत कम ज्यादा आता रहा है और सरकारों ने उसको प्रोत्साहित किया है कि यहां पे लोगों का आना जाना, हिंदुस्तान के साथ कश्मीरियों का मिलना, कश्मीरियों के साथ हिंदुस्तान का मिलना बहुत जरूरी है। और उसी का परिणाम है कि आज करीब 36 साल हो गए। 1989 में यह आतंकवाद का दौर शुरू हुआ था। उसके बाद से ये जो घटना हुई है, इसने न केवल पूरे देश को हिलाया, बल्कि कश्मीर के अंदर जो एक नई सुबह आई है, एक नई चेतना आई है, और कश्मीर के लोगों को ये खड़े हुए हैं हिंदुस्तान के साथ पूरे के पूरे और आतंकवाद के खिलाफ। ये बहुत बड़ी बात है। मोदी जी के पास ये सारी बातें जा रही होंगी। मोदी जी को इस बात को समझना चाहिए और इसका फायदा उठाना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, किसी भी तरह से हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है। इसको हवा न दे वो हिंदू मुसलमान के मुद्दे को, और एकजुटता को हवा दे, भाईचारे को हवा दे। हिंदू मुसलमान साथ रहेगा, पाकिस्तान को हमेशा नुकसान उठाना पड़ेगा। और यही मैसेज अमेरिका और चीन के पास जाएगा, यूरोपियन संघ के पास जाएगा कि यहां का हर नागरिक एक है। उससे जो है नरेंद्र मोदी जी को फायदा होगा, उनकी राजनीति को फायदा होगा, और सबसे बड़ी बात हमारे देश को फायदा होगा। जी राजीव जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। इधर मोहन भागवत आरएसएस चीफ वो पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, और दिल्ली में घटनाक्रम में बहुत तेजी से बदलाव आप देख रहे हैं। अभी से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात हुई। उनकी मुलाकात कल भी हुई थी रक्षा मंत्री के साथ, और आज फिर हुई है। और न सिर्फ रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात हुई है, बल्कि तीनों सेना के प्रमुख CDS उनके साथ भी मुलाकात हुई है। और कल रक्षा मंत्री की इन लोगों से मुलाकात हुई थी, होम मिनिस्टर के साथ हुई मुलाकात। तो मुलाकात का दौर चल रहा है, और क्या कुछ बड़ा होने वाला है, एक सवाल तो ये पैदा होता है। लेकिन उसके साथ साथ आरएसएस प्रमुख के साथ मिलना, इसके क्या मायने हैं, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। पहले आते हैं
प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। प्रोफेसर साहब, आरएसएस चीफ से मिलना, क्या ये इसका भी मिलना जुलना जो है इसको पहलगाम के घटनाक्रम से देखा जाए, या बीजेपी के अंदर खाने और उसमें भी जो अध्यक्ष पद है उससे जोड़ा जाए, कैसे जोड़ा जाए? देखिए, आरएसएस चीफ अब ऐसे तो वो एक सांस्कृतिक संगठन के अध्यक्ष हैं, और बाकायदा जब पहली बार आरएसएस पर प्रतिबंध लगा था तो सरदार पटेल को जो लिखित में दिया गया था आरएसएस की तरफ से कि हम कभी राजनीति नहीं करेंगे, तो मैं ये मान करके चल रहा हूं कि आरएसएस राजनीति नहीं करता है उस शपथ के अनुसार, लेकिन बीजेपी को पूरी तरीके से वो संचालित करता है या करने की कोशिश करता है। अब सबसे बड़ी सुरक्षा उनको मिली हुई है। अब मुझे लगता है कि राष्ट्रपति की तरह उनका पूरा प्रोटोकॉल है। जाहिर तौर पर पहलगाम हमले में जो स्थितियां हैं उस पर मोहन भागवत का मिलना, तो क्या मैं ये मानूं कि आप कभी मोहन भागवत ने ये कहा था कि आरएसएस इतना मजबूत है कि सेना से पहले जाकर के वो वहां पे मोर्चा ले सकता है, तो क्या इसके लिए कोई तैयारी है? लेकिन ये साफ तौर पर हम सब जानते हैं कि ये ऐसा कुछ भी नहीं। जाहिर तौर पर जो भी मीटिंग हुई है, जो भी मुलाकात हुई है, वो एक तरफ तो ये दिखाने के लिए कि सब आरएसएस का कंसर्न है, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी राजनीति इस समय चल रही है और अध्यक्ष पद को लेकर के पिछले कई महीनों से खींचतान चल रही है, उसको लेकर के ये जो मीटिंग है वो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है। पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ या देश की सुरक्षा को लेकर के जब हमारे पास सेनाएं हैं और सक्षम सेनाएं हैं, उसमें इनकी कोई जरूरत नहीं। और अगर ऐसे में वो ये कहा जाए कि सब आरएसएस, तो हमारी सेनाओं का अपमान है। सेनाएं हमारी पूर्णतः सक्षम है पाकिस्तान को जवाब और करारा जवाब देने की। तो मोहन भागवत को इससे तो मुझे नहीं लगता है कि जोड़ा जाना चाहिए, जोड़ा जा सकता है। निश्चित रूप से वो अंदरूनी राजनीति की वजह से ज्यादा दिखाई पड़ता है, और चूंकि अध्यक्ष पद को लेकर के कोई फैसला लेना है बीजेपी को, तो उसी के संदर्भ में संभावना है कि बातचीत हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। अध्यक्ष पद का मामला भी हो सकता है या मामला यहाँ कुछ और हो सकता है? मुझे लगता है राजीव जी, अध्यक्ष पद का मामला फिलहाल तो नहीं होगा, क्योंकि ये ब्रीदर जिसको कहें, ये राहत मोदी साहब को फिलहाल है, क्योंकि आरएसएस ना बीजेपी के अंदर के लोग भी अभी इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहेंगे। जब देश एक अभूतपूर्व चुनौती और संकट के दौर में है, देखिए, जो बीजेपी का समर्थक है, जो मोदी जी का समर्थक है, वो तुरंत कोई सलूशन चाहता है। आज की इस ग्लोबल दुनिया में आप दूसरे देश पर तुरंत कोई, पाकिस्तान एक रोक कंट्री है, वो आतंकवाद को पालता है। भारत एक जिम्मेदार लोकतांत्रिक देश है। भारत का जो भी प्रतिक्रिया होगी, भारत का रिस्पांस होगा, वो बहुत पुख्ता होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए, और पूरे वैश्विक मैंडेट के साथ होना चाहिए। मेरे ख्याल से उसी की तैयारी चल रही है, और देश को अपेक्षा थी, क्योंकि अब लोग उकता गए। पुलवामा हुआ, उसका दोषी कौन था पता नहीं चला, आरडीएक्स कहाँ से आया था पता नहीं चला। उसके बाद अब ये हो गया, तो अब देश में बेचैनी है कि कुछ बड़ा हो और पाकिस्तान को नेगोशिएटिंग टेबल पर लाया जाए, पाकिस्तान से कबूल करवाया जाए कि वो विश्व जनमत के सामने कबूल करवाया जाए कि वो आतंकवाद के नेटवर्क को डिसमेंटल करेगा और भविष्य में ये नहीं करेगा। इसके लिए कुछ बड़े कदम तो उठाने पड़ेंगे, और मुझे लगता है कि तैयारी इसी की है, और देश की अपेक्षा भी यही है प्रधानमंत्री से कि वो पाकिस्तान को नेगोशिएटिंग टेबल पर लाएं, विश्व जनमत के सामने ये कहलवाएं कि वो डिसमेंटल कर रहा है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में 2 पावर सेंटर्स हैं। मिलिट्री का एक अलग निज़ाम चलता है,
और जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसका अलग चलता है। करगिल भी हो गया, नवाज शरीफ को मालूम भी नहीं पड़ा, मुशर्रफ ने अपने आप करगिल कर लिया था। तो ये तो पाकिस्तान की स्थिति है। भारत वैसा देश नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और वो उसके जो फैसले होंगे वो पाकिस्तान की तरीके के नहीं होंगे, वो पुख्ता फैसले होंगे और देश किसी स्थायी सलूशन की अपेक्षा मोदी सरकार से कर रहा है, मोदी जी से कर रहा है। और मेरे ख्याल से इसी के लिए बहुत सीरीज ऑफ मीटिंग्स हो रही थी। और एक आखिरी बात देखिए, उस दिन भी मैंने कहा था कि बीजेपी को या मोदी जी को बिहार के चुनाव की चिंता अभी छोड़ देनी चाहिए। उस दिन भी मैंने कहा था कि देश के सामने अभूतपूर्व संकट है, 26 लोगों को की जान गई है, देश की अस्मिता पे हमला हुआ है। तब प्रधानमंत्री को किनके साथ देखना चाहिए? सेना के जनरल्स के साथ देखना चाहिए, सीडीएस के साथ देखना चाहिए, एनएसए के साथ देखना चाहिए। प्रधानमंत्री को राष्ट्र के नाम संदेश देना चाहिए। तो टेलीविजन पे प्रधानमंत्री की तस्वीरें इन लोगों के साथ आनी चाहिए, ना कि नीतीश कुमार के साथ ताली पीटते हुए। वो एक बड़ा गलत संदेश गया है। मेरे ख्याल से उसका करेक्शन जो है, करेक्शन कोर्स अब हो रहा है। जी जी, एक गलत संदेश जिसका करेक्शन कोर्स अब हो रहा है। लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत कहते हैं ना, तो देर ही सही लेकिन दुरुस्त आइए और एक मजबूत कदम उठाने की जरूरत है। अमलेंदु जी, एक छोटा कमेंट आपसे भी चाहूंगा। अभी जब उधर मीटिंग का दौर है, इधर सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे फैसले आ रहे हैं। आज पेगासस पे भी फैसला आया है, कुछ डायरेक्टिव्स हैं और इन सब के बीच विपक्ष की बात भी हम कर रहे हैं। और अभी टूरिस्ट कुछ लोग थे, उनसे भी आपने बातचीत हमारी सुन ली। लेकिन क्या लगता है अमलेंदु जी कि अभी देश में जो हालात हैं और उसमें भी कश्मीर में जो है, उसके बाद खासकर आतंकवाद पर एक कोई कड़ा कदम उठाते हुए या उस तरफ बढ़ते हुए सरकार नजर आती है? देखिए राजीव जी, अब चूंकि जन दबाव इतना बढ़ गया है कि सरकार को कदम उठाना ही पड़ेगा। मतलब आवाज जो है वो जनता के बीच से आ रही है कि अब बहुत हो गया और अब जो है ये हिसाब किताब होना चाहिए पाकिस्तान से कि भाई ये बंद होना चाहिए, वरना फिर इसका परिणाम भुगते पाकिस्तान। ये अब बातें शुरू हो गई है। लेकिन अफसोस की बात राजीव जी ये कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा की कि प्रधानमंत्री जो है जिस तरीके से बातचीत कर चुके हैं, पाकिस्तान का उन्होंने नाम ही नहीं दिया, ना मन की बात में ना बिहार में जब बोले तब भी जो भी संदेश दिया, तो इसको लेकर कुछ संशय की स्थिति पैदा हो रही है। दूसरा, जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहले ही कूटनीतिक प्रयास अपने शुरू कर दिए हैं और डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरीके से बयान आया या चीन का जिस तरीके से बयान आया, तो वो सब संकेत अच्छे नहीं समझे जा सकते हैं। तो भारत को कूटनीतिक स्तर पर काफी प्रयास करने होंगे और जिन देशों ने हमको समर्थन दिया और कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, उनको ही समझाना पड़ेगा कि पाकिस्तान किस तरीके से गलत कर रहा है और लगातार हमको डिस्टर्ब कर रहा है, जबकि एक पड़ोसी होने के नाते उसको हमारे साथ संबंध अच्छे रखने चाहिए और पड़ोसी एक दूसरे काम में आता है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो लगातार ये गड़बड़ कर रहा है। दूसरी बात राजीव जी ये कि जो पाकिस्तान की भी अपनी जो परिस्थितियां हैं वो पाकिस्तान के लिए खुद अच्छी नहीं है। वहां भी जैसे प्रशांत जी ने कहा कि 2 पावर सेंटर है, प्रधानमंत्री वहां नाम मात्र का होता है और सब कुछ सेना के हाथ में होता है। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी अभी कल परसों बहुत ज्यादा उछल रहे थे, इन्होंने ही जब इमरान खान प्रधानमंत्री बनने से तब कहा था कि इमरान खान जो है वो इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड पीएम है, क्योंकि सेना ने इनको चुना है। और आज भी राजीव जी शहबाज शरीफ जो वहां प्रधानमंत्री है वो सेना के चुने हुए प्रधानमंत्री है। मतलब एक तरह से कहा जाए डमी प्रधानमंत्री है, असली प्रधानमंत्री आसिम मुनीर है जो वहां के सेना प्रमुख है। और राजीव जी इस घटना से पहले, पहलगाम की घटना से पहले आसिम मुनीर का एक वक्तव्य आया था और उन्होंने जो सावरकर का द्विराष्ट्र का सिद्धांत है उसकी पुष्टि की थी और ये कहा था कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग राष्ट्र हैं और वो एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमारा भारत के साथ झगड़ा, ये आसिम मुनीर का वक्तव्य आया था। और उसके बाद राजीव जी ये एक तरीके से हमला हो जाता है। तो अभी भी राजीव जी देखा जाए पाकिस्तान को जो संचालित कर रहा है वो वहां की सेना एस्टेब्लिशमेंट जिसको वहां के लोग कहते हैं वो संचालित कर रहे हैं। सरकारों के हाथ में वहां कुछ भी नहीं है और जो वहां के राजनीतिक दल है वो सेना की एक तरीके से कठपुतली बने हुए। तो सवाल ये है कि वहां अगर बातचीत होगी तो किससे बातचीत होगी? तो सिर्फ बातचीत का पाकिस्तान से कोई अब मतलब नहीं है, क्योंकि उससे कुछ नहीं, अंतरराष्ट्रीय दबाव जो है और अंतरराष्ट्रीय गोलबंदी वही इसका एक तरीका बचता है, जो मेरी समझ कहती है।
जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों। यहाँ डल लेक श्रीनगर में हम हैं और डल लेक में एक हाउस बोट में, और यहाँ से पीछे की तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, जगमग करता हुआ कुछ करती हुई कुछ तस्वीरें हैं, बिल्डिंग्स हैं, और जिसमें रोजमर्रा के जो काम होते हैं जैसे सुवेनियर से लेकर रेस्तरां और लोगों का आना जाना, और साथ साथ पर्यटकों के लिए खासकर ये जगह काफी मुफीद है। और यहाँ से हम इस कार्यक्रम को इसलिए लेकर आए क्योंकि कम से कम कश्मीर के हालात आज की तारीख में कैसे हैं ये जानना जरूरी है। एडवाइजरी में आज जो बात आई थी उसमें ये बताया गया था कि कश्मीर के 48 टूरिस्ट प्लेसेस को बंद कर दिए गए हैं, और जिसमें डल लेक का नाम भी आ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आइए और डल लेक में शिकारें हैं, बाकी है, उसका लुत्फ उठाइए आप, और कश्मीर का लुत्फ उठाइए, वो तो जरूरी ही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं शकील जी, आपका बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर रविकांत जी, और बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, और इधर हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, आप सबका बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए। और आप तमाम साथी, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। एक लगातार कश्मीर में हम हैं और कश्मीर के हालात का जायजा ले रहे हैं, अलग अलग लोगों के इंटरव्यूज भी आप देखेंगे, और कुछ कश्मीर के लोगों के, टूरिस्टों के, और कुछ जो टूरिस्ट प्लेस पर काम करने वाले कुछ ऐसे लोग, जो कुछ ऐसे दूसरे लोग जो हैं, उनकी भी तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तो एक गंभीर हालात और उसमें क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ होने जा रहा है, इस पर हम लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं, और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, और बहुत कुछ हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। तो बहुत 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 शुक्रिया। हाँ, एक एडवाइजरी आई अभी अभी अपडेट मुझे दे रहे हैं मुझे कि जो टूरिस्ट प्लेस 48 बंद किए गए थे उनको सरकार वापस खोल रही है। तो देखिए, एक ये बड़ी खबर आ रही है कि जो एडवाइजरी का जिक्र हम कर रहे थे कि सरकार ने वो कहा है कि 48 प्लेसेस श्रीनगर से लेकर उधर पहलगाम तक, गांदरबल तक और गांडरबल तक, ये तमाम जगहों के जो प्लेसेस हैं, अब वो उस एडवाइजरी को वापस ले लिया गया है और सारे खोल दिए गए हैं। तो ये अच्छी बात है कि टूरिस्ट आए और उनको किसी तरह से पैनिक ना होना पड़े, किसी तरह की परेशानी ना आए उनके ऊपर, इसके लिए भी जरूरी है। तो अच्छी चीज है। आप अगर कश्मीर आने का प्लान बना रहे हैं तो निसंकोच आइए, और आपकी सुरक्षा। थोड़ी गर्मी है, लेकिन जिस वक्त हम लोग डल लेक पर हैं बहुत खुशनुमा मौसम है, हल्का सा ठंड है, और एक हल्का विंड चिटर लेकर जरूर आइए, क्योंकि रात को ठंड हो जाती है और दिन में ठीक ठाक गर्मी है। और अगर आप दिल्ली, इंदौर या दूसरे शहरों से आ रहे हैं तो वहां आसमान में तारे नहीं दिखाई देते होंगे, लेकिन यहाँ आसमान जो है बिल्कुल खुला साफ है, नीला आसमां है। वो गाना सुना होगा आप लोगों ने, नीला आसमां खो गया टाइप से। लेकिन बहुत जरूरी है कि आप आइए और कश्मीर का लुत्फ उठाइए, मजा लीजिए, घूमिए पहाड़ों में, और फिर नदियों में। झेलम काफी अच्छी नदी है, उसका भी मजा लीजिए आप। मुझे इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए, और कल शाम 7 बजे कश्मीर से ही किसी और स्थान से, किसी और जगह से हम आपसे मुखातिब होंगे। उसके अलावा तमाम खबरें कश्मीर से रिलेटेड, देश दुनिया से रिलेटेड डीबी लाइव पर देखते रहिए। प्रशांत जी को और मुझको इजाजत दीजिए, और कैमरे के पीछे हमारे दो सहयोगी फारूक हैं और आंचल हैं, उनको भी, और उधर स्टूडियो में भी हमारे दो सहयोगी हैं, रुद्र और अंकिता, सबको। और एक सहयोगी हमारे यहाँ कश्मीर वाले परवेज जी, उनका भी शुक्रिया। और शुक्रिया आप तमाम साथी जो आप हमारे साथ जुड़े रहे इस कार्यक्रम में, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल शाम तक के लिए आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।